नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। अब नई सरकार आ चुकी है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यह पुरानी सरकार नहीं है। 2014 और 2019 में जो सरकार आपके सामने थी, ये वो सरकार नहीं है। यह एनडीए की सरकार है, बैसाखियों की सरकार है। बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने जो एक सिस्टम बनाया था, एक धन बल की व्यवस्था थी और अपने साथ लोगों को किसी भी तरह जोड़े रखने की एक क्षमता जो है बीजेपी में, उसके कारण वह सरकार बनाए रखने में कामयाब जरूर हो गए हैं। लेकिन यह सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप देखिए लगातार विरोधाभासों में घिरती जा रही है। और यह पहली बार है कि सरकार बनने के बाद तुरंत बाद ही यह सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि इस बार जनता ने शानदार विपक्ष चुना है। जनता को बधाई। जो लोग हमारा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको बधाई। जनता ने शानदार विपक्ष चुना है और इस विपक्ष ने संसद के पहले सत्र से एक ऐसी धमक छोड़ी है, एक ऐसी धाक छोड़ी है, रणनीति के स्तर पर, भाषण के स्तर पर, तैयारी के स्तर पर, मुद्दों को सामने रखने के स्तर पर, कि चारों तरफ जैसे विपक्ष ही विपक्ष दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, अवधेश प्रसाद तक, महुआ मोइत्रा तक, मनोज झा तक, विपक्ष के नेता एक के बाद एक शानदार भाषण दे रहे हैं, मुद्दों को सामने रख रहे हैं, चिंताओं को सामने रख रहे हैं। और पहली बार 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने से रोकते हैं। एक नहीं, तीन तीन बार टोकते हैं। और जब प्रधानमंत्री टोकते हैं तो आप समझ जाइए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे होंगे। राहुल गांधी के भाषण पर हमारा कवरेज पहले से चैनल पर मौजूद है, आप उसको देखिएगा। और एक बार अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखिएगा और समझिएगा कि राहुल का वह भाषण लोकतंत्र को कैसे एक नई आशा दिखाता है। सांप्रदायिकता भारत में एक ऐसा विषय है जिस पर अच्छे अच्छे नेताओं को हमने डरते हुए देखा है। खुद कांग्रेस के भीतर बहुत कम ऐसे नेता रहे हैं जो सांप्रदायिकता से सीधे आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हों। सांप्रदायिकता को हमेशा यह माना गया कि उसकी आलोचना समाजों में तो हो, बैठकों में तो हो, लेकिन भाषणों पर ना हो, क्योंकि सांप्रदायिकता का जब आप नाम लेते हैं तो आपको खतरा रहता है कि हिंदू वोट टूट जाएंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा। आखिर राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या है इस लोकतंत्र में, इस 2024 की संसद में? राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषणों में सांप्रदायिकता को सीधे चुनौती दी है, सीधे चुनौती दी है। आरएसएस को तथ्यात्मक तरीके से बताया है कि कैसे आजादी की लड़ाई में उसकी भूमिका नहीं थी, कैसे आरएसएस शुरू से अंग्रेज परस्त संस्थान था और कैसे आजादी के दौरान और आजादी के बाद गांधी जी की हत्या तक आरएसएस लगातार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देने का काम कर रहा था। भारत में कोई दूसरा नेता इस वक्त 2014 से ही अगर आप ले लें तो बोलता हुआ नजर नहीं आता है। इसीलिए राहुल गांधी से यह सरकार इतनी डरती है, इतनी भयभीत है। और इस बार तो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसके बाद से आप देखें कि गोदी मीडिया तुरंत सक्रिय हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ हिस्से हटाने के लिए कह दिया कि आप ये भाषण में से हिस्से हटा दीजिए। गोदी मीडिया उनको तथ्यों में मिलावट करके आपके सामने दिखाने लगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक और कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विपक्ष के नेता के तथ्यात्मक बयान को झूठा साबित करने में तुले हुए हैं। संसद में आप देखिए मोदी किस तरह से बचाव करते हैं जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप यानी प्रधानमंत्री और बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, और बीजेपी जिस तरह की हिंसा की बात करती है वह हिंदू समाज की सच्चाई नहीं है।
तो कैसे प्रधानमंत्री इसको पूरे हिंदू समाज पर ले लेते हैं और कैसे इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सारी कोशिशें एक एक करके विफल होती जाती हैं, क्योंकि जनता ने राहुल गांधी का भाषण सुना है, और क्या खूब सुना है। संसद टीवी पर आप जाकर देखिए कि किस तरह से जब राहुल गांधी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग चले जाते हैं। संसद टीवी पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे तो उनको 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, जबकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उनको केवल 81,000 लोगों ने सुना है। तो आप समझ सकते हैं कि देश किसकी ओर उम्मीद से देख रहा है और देश ने किसको अपना नेता मान लिया है। इतना बड़ा अंतर प्रधानमंत्री को देखे जाने में इससे बहुत कम मौकों पर ऐसा देखा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना पूरा चुनाव 2024 का चुनाव बांसवाड़ा रैली से जो एक बार सांप्रदायिकता के ताने बाने में शुरू किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर झूठ बोलने में शुरू किया, वह सिलसिला रुका नहीं। बांसवाड़ा से लेकर अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से बाद में पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात करते रहे, लगातार कहते रहे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो कभी भैंस छीन लेगी, कभी आपके खाते से पैसा निकाल लेगी। आपको किसी गोदी मीडिया ने इसका प्रतिकार दिखाया? किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आप क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो आप कह रहे हैं वो झूठ है? लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात करते रहे, बेरोजगारी की बात करते रहे, पेपर लीक की बात करते रहे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करते रहे, मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी मणिपुर का जिक्र नहीं किया, उसकी चिंताओं को सामने लाने का काम नहीं किया। तो संसद में राहुल गांधी के भाषण की धमक जनता के कानों तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को अपना भाषण दिया और उसके बाद से आप देखिए लगातार उनकी सक्रियता एक नए लेवल पर है। संसद में शानदार भाषण के बाद राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं। आपको याद होगा कि हाथरस में एक नारायण साकार नाम के कथित संत के आश्रम में भगदड़ मच गई और 121 लोग मर गए। प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब तक जनता को नहीं बताया कि इस नारायण साकार नाम के आदमी पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री क्या विदेश यात्रा के पहले हाथरस नहीं जा सकते थे? नई दिल्ली से बहुत पास है हाथरस, आसानी से जाया जा सकता था। और जब प्रधानमंत्री साधन संपन्न है, भारत जैसे बड़े देश और शक्तिशाली देश जो खुद कहते हैं कि एक ऐसा देश उन्होंने बनाया है जहां हम दुश्मन को उसके घर में जाकर मारते हैं, लेकिन अपने देश में घायल, बीमार, मारे गए लोगों से बात करने का साहस नहीं है प्रधानमंत्री में। और यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुश्मन के घर में घुसकर हम मारेंगे। जरा आप सोचिए किस तरह से आपको बरगलाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की भाषा बोलते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, संवेदना की भाषा बोलते हैं और हाथरस जाकर लोगों के साथ मिलते हैं। हाथरस के नागरिकों ने बताया है कि जब राहुल गांधी वहां गए तो लोगों की पीड़ा सुनते समय उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हाथरस इतनी दूर है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हाथरस नहीं जा सकते थे? नागरिकों के साथ दुख में खड़े नहीं हो सकते थे? याद रखिएगा मेरी बात को, सबसे बड़ा नेता वही जो जनता के दुख के समय उसके साथ खड़ा होता है। आप कितने ही शक्तिशाली नेता क्यों न बन जाएं, 56 इंच से लेकर के 100 इंच तक आपकी छाती हो जाए, लेकिन अगर आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं, उसके लिए नहीं खड़े हैं, तो आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आती है जो 10 साल में पहली बार हुई, और मैं कहूंगा कि जनता के प्रयासों से हुई। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी
कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। और राहुल गांधी चूंकि उसी घर में रहते हैं, तो मुकेश अंबानी ने सोचा होगा कि राहुल गांधी से वह मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी मुकेश अंबानी से नहीं मिलते। राहुल गांधी स्टेशन में लोको पायलटों की बदहाल जिंदगी से रूबरू होने जाते हैं, मजदूरों से मिलने जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी से नहीं मिलते। यह एकदम साफ संकेत है कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो वह कैसी सरकार आपको दे सकता है। उस पूंजीपति के हाथों आपको गिरवी नहीं रख दिया जाएगा जो 10 साल से भारत के मुसलमानों को, भारत के संविधान को, भारत के विपक्ष को सीधे सीधे आप कह लीजिए कि अपमानजनक भाषा में बात कर रहा है। मुकेश अंबानी का जो मीडिया चैनल है, आप जानते हैं उसका नाम क्या है? नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 के तमाम एंकरों के नाम मैं यहां नहीं दोहराऊंगा, आप जानते हैं। वह अमन फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का कॉलर पकड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को रोज गालियां देने का काम कर रहे हैं। तो मुकेश अंबानी 10 साल में पहली बार विपक्ष की नेता के यहां मिलने जाते हैं, उसको परिवार में हो रही शादी का निमंत्रण देने जाते हैं। यह बताता है कि जनता ने क्या चुना है और जनता ने कैसा विपक्ष तैयार किया है और मुकेश अंबानी की धड़कनें क्यों उखड़ी हुई हैं। यहां जब मुकेश अंबानी का जिक्र आया तो इस किताब का जिक्र आना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं नेटवर्क 18 में ही काम कर रहा था, नेटवर्क 18 में संपादकीय भूमिका में था, और जैसे ही मुकेश अंबानी के चैनल और उनके प्रबंधकों को खबर मिलती है कि मैं राहुल गांधी पर किताब लिख रहा हूं, वह तुरंत ही मुझे इस्तीफा देने को कहते हैं या किताब को रोक देने के लिए कहते हैं। आपके इस छोटे से पत्रकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए इस किताब को चुना और इस किताब के साथ खड़े रहने का फैसला किया। 700 पेज की यह किताब है जो नरेंद्र मोदी की हर उस गतिविधि का, हर उस गड़बड़ी का, संवैधानिक अवहेलना का हिसाब किताब रखती है। उस डिजाइन का पूरा खुलासा है जिससे लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी और कैसे इस मुश्किल वक्त में राहुल गांधी खड़े रहते हैं, यह किताब यही बताती है। अगर आपने अब तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें। आप अमेज़न से इस किताब को मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, मुझसे सीधे मंगवा सकते हैं। मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर आपको इस किताब के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल दयाशंकर मिश्रा ऑफिशियल पर इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी बातचीत मिल जाएगी। तो यह कैसा मोड़ है लोकतंत्र का कि जब राहुल गांधी पर किताब लिखी जा रही थी तो मुकेश अंबानी के चैनल ने मुझे इस्तीफा देने को कहा और आज उन्हीं राहुल गांधी के यहाँ मुकेश अंबानी चल कर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे मिलने की जगह आम जनता से विमर्श करने में जुटे हुए हैं। तो राहुल गांधी लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। हाथरस से गुजरात, गुजरात से मणिपुर, आप देखिए मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री ने। मणिपुर के बाद असम और असम के बाद अब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश जाना है। विपक्ष के नेता का यही काम है कि वह जनता के बीच रहे, जनता के आंसू बांटे, जनता के आंसू पोंछे। पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, आरएसएस की चुनौतियों की लगातार बात कर रहे हैं, मुसलमानों पर हो रही हिंसा का प्रतिरोध कर रहे हैं। जैसा करने वाले लोग भारत में बहुत कम बचे हैं। इसलिए राहुल गांधी की राजनीति पर लगातार नजर बनाए रखिए। राहुल गांधी की राजनीति ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। यह एक ऐसा वक्त है जहां आपको राजनेताओं को बहुत बारीकी से देखना होगा और गोदी मीडिया से सावधान रहना होगा। हमारे चैनल को
देखने के लिए, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम अपील करते हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए, ताकि हम नागरिक, संविधान और लोकतंत्र पर अपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें और हम मिलकर एक ऐसा लोकतंत्र बनाएं, एक ऐसा देश बनाएं जो सबके लिए हो, जिसमें सबके लिए एक जैसी जगह हो। नमस्कार।